हेलो बच्चों। तो बच्चों, जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें अपन लेक्चर नंबर 9 आज पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 8 में अपन ने विद्युत बल रेखाओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चों, जो ऑडियो है उसमें काफी दिक्कत आ रही है बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक की ऑडियो में सुनने में, है ना बच्चों। तो थोड़ा बहुत बच्चों आप कोशिश करो उसको अच्छे से थोड़ा कान पे ला के सुनो, है ना बच्चों। और हो सकता है आगे आने वाले वीडियो में आपको ऑडियो की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। ये जीवी सर का आपका मैथेजिक्स गुरु का, क्योंकि प्रमोशन हो गया ना अपना, पहले अपन जीवी सर थे, अब मैथेजिक्स गुरु हो गए। तो अब बच्चों देखो, लेक्चर नंबर 9 आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 अपन स्टार्ट कर देता है बच्चों ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 अपना चल रहा था और पूरा फाउंडेशन बेस है बच्चों, ये चैप्टर है ना पूरा फाउंडेशन का, है ना बच्चों। प्लेन वाले बच्चे इसको देखे नहीं, सीधी सी बात, ठीक है बच्चों। अब लेक्चर नंबर 9 में जो अपन बात करेंगे वो लेक्चर नंबर 8 का लास्ट जो टॉपिक था वो था विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, ये अपना लास्ट टॉपिक है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये क्या होती है? ये हाइपोथेटिकल लाइन होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होती है ये हाइपोथेटिकल लाइन, काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। बस इसको बस महसूस कर सकते हैं, रियलिटी में ये मतलब इसको रियलिटी में अपन नहीं दिखा सकते बच्चों, है ना, ठीक है। इनविजिबल होती है, ठीक है। तो अब विद्युत बल रेखाओं में अपन इसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे अपन कि एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि यदि एक दूसरे को काटेगी तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की दिशाएं और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इसमें विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो नेट यानी परिणामी विद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है बच्चों। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ एक बार और कि ये कोई विद्युत बल रेखा है, ये अपन ने बनाई है बच्चों, ठीक है। ये किसी निकाय की विद्युत बल रेखा है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की। अब इस सिस्टम में मैंने इस पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए परिणामी। तो इसके ऊपर क्या खींचूंगा मैं? टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट खींचेगा ये दिशा जो होगी वो किसकी दिशा को होगी? ई परिणामी दिशा, ई परिणामी, ये इसकी दिशा होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो, किसी निकाय की ई परिणामी केवल एक ही होता है। किसी भी निकाय के लिए ई परिणामी केवल कितना होता है? एक होता है, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो बच्चों कि यदि मान लो ये ऐसे कट जाए, ई एल एफ या ई एफ एल यदि कट जाए तो इस पॉइंट पे बोलो कितनी टेंजेंट खींचेगी? इस पॉइंट पे 2 टेंजेंट खींचेगी। अब ये जो विद्युत बल रेखा है ना, ये किसी ना किसी निकाय की है, ठीक है बच्चों। आप ये समझो, निकाय मतलब कोई सिस्टम की है ना, और इस पे ये, तो अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इस पॉइंट पे इस निकाय की दो परिणामी दिशा है। ऐसा तो ही नहीं सकता, परिणामी तो एक ही होता है, तो इसलिए नेवर इंटरसेप्ट, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चन जो अपन से पूछे गए हैं। पहले तो सिंपल सी बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, प्लस क्यू एक आवेश लिया, बोलो विद्युत बल रेखाएं कैसे बनते हैं प्लस क्यू पे? तो प्लस क्यू से हमेशा विद्युत रेखाएं क्या होंगी? ओरिजिनेट होती है ना बच्चों। क्या होती है? ओरिजिनेट। और कैसे? परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। अच्छा, माइनस क्यू जो होता है, माइनस क्यू पे बोलो, माइनस क्यू पे क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं टर्मिनेट होती है। क्या होती है मेरे बच्चों? टर्मिनेट होती है ना। ये केवल ये जो लाइन बना है अपन ये समझाने के लिए, ऐसे बनती नहीं है लाइन, ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे टर्मिनेट होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है ना बच्चों। लेकिन अब मान लो मैंने एक निकाय बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं? एक निकाय। और कैसा निकाय? एक ले लिया मैंने प्लस क्यू आवेश और एक मैं इसके पास ले आया माइनस क्यू आवेश, ठीक है बच्चों, ऐसे बनाया। तो अब देखो मेरे बच्चों क्या होगा कि यहाँ इस वाले बाउंड्री से
इस वाले बाउंड्री में ये प्लस क्यू से बोलो, प्लस क्यू से ELF ओरिजिनेट होती है और माइनस क्यू पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है ना बच्चों। और ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर निकलती है बच्चों। ये हमेशा कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। लो समझ में आया नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से परपेंडिकुलर होगी, अब देखो अपन बनाते हैं तो इधर से परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर बना दो, पहले तो ये सीधी जाने दो, ये सीधी गई। यहां देखो ये परपेंडिकुलर है, यहां से निकली, और ये परपेंडिकुलर है, यहां गई, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे लो, ये परपेंडिकुलर हो गई और ऐसे जाने दो, फिर ऐसे ये ऐसे जाने दो, ये यहां से ऐसे गई, यहां ऐसे गई, ठीक है बच्चों समझ में आया। ऐसे जाने दो, ऐसे। तो ये तो आप देखो जो बोर्ड में खूब आपने प्रैक्टिस करी है इसकी, तो ये यहां से ऐसे गई, ये यहां ऐसे आई, ठीक है। ऐसे बांध कर दो, ये यहां ऐसे गई, ये यहां ऐसे आई, ठीक है। ये यहां से ऐसे गई, ये यहां से ऐसे आई, समझ में आया बच्चों। तो ये बन गया अपने पास क्या, विद्युत वक्ररेखाओं का डायग्राम प्लस क्यू माइनस क्यू निकाय के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने जो बात करी ये वाली परिणामी की, ये एक निकाय है, कौन सा निकाय, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू को कंटेन करके रख रहा है, ठीक है। अब इस वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, इस बिंदु पे मैंने प्लस के 1 कूलम लिया है। अब बच्चों ये प्लस क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इधर लगेगा, और इस माइनस क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इधर लगेगा। अब इनका जो परिणामी आएगा वो परिणामी किधर आएगा, इधर। तो इस पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो टेंजेंट ये दिखाएगा, समझ में आया बच्चों। तो इस पे जो टेंजेंट होगा विद्युत वक्ररेखा पे वो दिखाएगा किसको, ई परिणामी को। अब इसका मतलब ये है कि 1 कूलम यहाँ पे रखा होगा, इसकी वजह से इस पे इधर लगा होगा, इसकी वजह से इस पे इधर लगा होगा, इसका परिणामी ये आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब बात करते हैं सिमिलर आवेश की, है ना। चार्ज कैसा हो, सिमिलर हो, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू, सेम परिमाण का और सेम आवेश का, प्रकृति सेम। तो अब देखो बच्चों क्या करते हैं अपन, इसका एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक मिडिल, ठीक है बच्चों। अब इस मिडिल पे मैंने यहाँ पे कोई आवेश रखा +1 कूलम, ठीक है बच्चों। अब इस प्लस क्यू की वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर, सॉरी इधर लगेगा, और इस पे इसकी पे किधर लगेगा, इधर। तो परिणामी कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रल लाइन। क्या कहलाएगी मेरे बच्चों, ये कहलाएगी न्यूट्रल लाइन, क्या कहलाएगी, ये न्यूट्रल लाइन, ठीक है बच्चों। यानी इस पे कोई भी ELF एग्जिस्टेंस नहीं होगी। अब बनाओ ग्राफ, अब देखो इस पे कैसे करेंगे, ऐसे ही बोलो, इस लाइन पे कहीं भी नहीं होगी ना, कहीं पे भी रख दो न्यूट्रल लाइन आएगी, तो इस लाइन के अलोंग बनाना पड़ेगा बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे यहां से लाना है, ऐसे ऐसे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया, सॉरी ये तुमको ऐसे, ठीक है बच्चों। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बन गया अपने पास निकाय। अब इस निकाय पे देखो अपन लेंगे ना, इस लाइन पे कोई आ ही नहीं रहा, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू की वजह से, समझ में आया, आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। ये चीज समझ में आ गई ना अपन को। चलो अब बात करेंगे अपन किसकी, जो जेईई में क्वेश्चन पूछा गया उस वाले क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ मेरे बच्चों कि जो विद्युत वक्ररेखाएं होती है ना, विद्युत वक्ररेखा ये कभी भी क्लोज लूप में ऐसे नहीं होंगी,
विद्युत बल रेखाएं ऐसे कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब विद्युत बल रेखाएं क्लोज होंगी तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षी बल। कौन सा बल होगा मेरे लालो? संरक्षी बल होगा। ठीक है, संरक्षी बल के द्वारा किसी क्लोज लूप में किया गया कार्य W बराबर कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। लेकिन बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होता है, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं होगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन जो आया हुआ है, तो ये सही समझ आ गई। चलो अब देखो, आपको दिया गया है 3 समान प्रकृति के समान आवेश, 3 समान प्रकृति के समान आवेश एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे स्थित है। तो क्वेश्चन क्या बोला है आपसे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 समान आवेश समान प्रकृति के क्या है? स्थित है। तो इनके द्वारा बनी गई ELF यानी विद्युत बल रेखाएं का कौन सा डायग्राम सही होगा? ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ऑप्शन बी नहीं, अलग बनाते हैं इसको ना। ऑप्शन बी जो था ऑप्शन बी छोटा सा बनाना था। अब आया कहाँ तक पिल्ली की मैं सही आया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी जो था वो था ठीक है, ऑप्शन डी जो था, ऑप्शन डी था तो बोलो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि इस पे ये क्यू आवेश था, क्यू आवेश इक्विलेटरल ट्रायंगल पे स्थित है, समान प्रकृति के समान परिमाण के, तो इसमें से विद्युत बल रेखाएं कौन सी बनेगी? कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो ये प्रॉपर्टी सिंपल, ये प्रॉपर्टी से होने वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहला वाला आंसर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप में पाती नहीं है। क्या ELF जो होती है विद्युत बल रेखा वो क्लोज लूप पे एग्जिस्टेंस करती है? नहीं। तो इसका मतलब बी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज लूप आ गया। सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये काट रही है इस पॉइंट पे, तो किसी एक पॉइंट पे ELF काटती है क्या? नहीं मेरे बच्चों, नहीं काटती। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ऐसे तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी गलत होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही। अब क्या होगा? तो देखो बच्चों समान, ये दोनों समान है तो न्यूट्रल लाइन तो मिलेगी। और क्या मिलेगी? कहीं ना कहीं न्यूट्रल लाइन मिलेगी ना, तो वो न्यूट्रल लाइन जो है वो ये दिखा रही, ये न्यूट्रल लाइन दिखा रही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मेरे बच्चों? समझ में आया बेटू? समझ में आया। चलो अब ये हो गया खत्म। तो ये ELF के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन था जो जेईई में पूछा था, तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है ना बच्चों। अब अपन आगे बढ़ेंगे और आज बच्चों अपन पढ़ेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे किसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। चलो बच्चों देखो, अब जो कॉन्सेप्ट आएगा वो थोड़ा 11th का पेपर लगाएंगे इसमें। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना बच्चों? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
ऑर्डर बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि तो संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स को बोलेंगे संरक्षी बल। क्या बोलेंगे इसको? संरक्षी बल, है ना, ऑर्डर बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चलो बच्चों देखो, ऑर्डर बाय कंजर्वेटिव फोर्स में एक चीज आपको ये याद रखना है बच्चों, अपन पढ़ेंगे क्यों, तो देखो पहली चीज इसको आर्टिकल पर लेके जाता है कि आपको दे दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या दिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको दे दिया। ठीक है, आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जब अपन ELF बनाएंगे तो वैसे बनाएंगे, ये ELF इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पढ़ेंगे बच्चों को ना, तो ये है EFF यानी ELF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखा ये थी। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को ऐसे दिखाना है बच्चों। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होती है? जिधर विद्युत बल रेखाओं की दिशाएं होती है ना, उन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, वो नेट। अब बच्चों इसमें ये जो निकाय है, ये वो जो ऐसा निकाय है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसी आकृति दे रहा है, ऐसी शेप दे रहा है, वो होगी क्या? इनफाइनाइट शीट। क्या होगी वो मेरे लालो? वो होगी एक इनफाइनाइट शीट। तो ये सारी की सारी ELF कहां से निकल रही है? इनफाइनाइट शीट से। अपन ने बता दिया ELF, ये सूत्र बता दिया था। कितना होता है इसकी? E होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपन ने प्रूव करा दिया। अब आपसे बोला है कि यहाँ पे Q चार्ज है, कितना चार्ज है? Q चार्ज है, तो बोलो वो Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर रहा है ना, तो इधर लेके जाएगा। कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? इसके ऊपर फोर्स लगेगा QE। ठीक है बच्चों, तो QE लगेगा। अब E क्या है यहाँ पे? E है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा आपसे बोला गया है, अब बताओ कि ये वाला जो कण है, आपसे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि स्मॉल m द्रव्यमान के कण पर स्थित Q आवेश के कारण है ना, T समय में Q आवेश के कारण T समय में कितना वेग होगा, जबकि यह कण एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, चित्र में दर्शाया गया है। तो चित्र भी दे दिया एक समान विद्युत क्षेत्र का ऐसे। ठीक है बच्चों, T समय में कितना वेग होगा ये पूछा है। अब मेरे लालो इधर सुनना ध्यान से, जब वो यहाँ पे था इस पोजीशन पे, तो उसके पास वेग कितना था? 0 स्थिर था। जैसे मैंने इसको यहाँ रखा, ये मान लो नदी बह रही है, क्या बह रही है? नदी। जैसे मैंने इसको यहाँ पटका, तो पटकने से पहले तो 0 था, और फिर ये नदी के बहाव से ये ऐसे भागेगा। अब ये सीधा भागेगा कि टेढ़ा भागेगा, वो चीज अभी अपन थोड़ी सी बात करते हैं ना। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे एक मास था m, ये इसके ऊपर आवेश था Q। ठीक है बच्चों, अब इस Q आवेश पे इस m पे कण पे एक बल लगा है, जिस बल का परिमाण है QE। कितना है QE? यानी F बराबर कितना है लालो? QE। E की वैल्यू बोलो, इक्वल है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा न्यूटन साहब को याद करो कि द्वितीय नियम F बराबर क्या होता है? ma इज इक्वल टू Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे होता है ना? हाँ, तो यहां से A बोलो कितना हो जाएगा मेरा लो? ये हो जाएगा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। तो ये हो गया A। क्या हो गया ये? A। अब बताओ मेरे बच्चों, ये जो A है ये वेरिएबल है या
नियत है, कांस्टेंट है, कि ये चेंज हो रहा है कि नियत है। तो बच्चों ये नियत है। कैसा है? ये नियत है। तो इसका मतलब इस कण पे जो ए लग रहा है वो कैसा लग रहा है? नियत लग रहा है। और इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। तो जब ये कंडीशन होती है तो वो ये कंडीशन दिखाती है कि कण कैसा जाएगा? सीधा भागेगा। कैसा भागेगा? सीधा। तो ये कण कैसा जाएगा? सीधा। कितने समय तक? अब जब u0 a नियत होता है तो गति के नियम लगाएंगे तो v बराबर u प्लस at, ये लगा दो। कितने समय चलाना है? t समय। तो v बराबर u कितना है? 0 प्लस a की वैल्यू बोलो मेरे बच्चों। a की वैल्यू कितनी है? q सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट mt। तो ये सरासर आंसर आपके सामने जोर जोर से कह रहा है कि देखो ये आंसर आ गया। तो समझ में आया बच्चों ये चीज आपको? ठीक है, ओके। तो अब देखो बच्चों, अब इसमें देखो, अब आप क्या चीज पढ़ेंगे? पहली चीज मैं आपको ये चीज बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि कब कण सीधा जाता है, कब कण परवलय करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज को भी आप डिस्कस कर लो। तो पहले चीज अपन ये बात करेंगे, तो इसको मिटा दो बच्चों। हेडिंग तो लगाई और कुछ समझा रहे हैं, तो और कुछ समझाने का मकसद क्या था वो आपको समझ में आ गया है। अब अपन ये वाली बात करते हैं। तो आइए बच्चों, अब अपन करते हैं कि कौन सा कण कब। तो कण की स्थिति के बारे में बात करेंगे। कण की स्थिति, तो कब कब कण की कैसी कैसी स्थिति होती है। तो देखो बच्चों, पहली चीज मैंने लिया कण, इसके ऊपर यू लिया 0, ए लिया 0, ठीक है। फिर दूसरा लिया मैंने कण, इसके ऊपर यू लिया कुछ समथिंग या 0 जो भी, ए मैंने लिया। तीसरा मैंने यू लिया, ए लिया। चौथा मैंने यू लिया, ए लिया। पहले वाले में u0 a0 हमेशा सीधा जाएगा। कैसे जाएगा? ये सीधा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक कण की। दूसरे वाले केस में मैंने u लिया, a लिया, और दोनों एक ही दिशा में जाए। u भी इधर है, a भी इधर है, तो हमेशा ये कैसे जाएगा? सीधा, इधर ही हमेशा। ठीक है बच्चों, तो ये भी सीधा होगा। तीसरे वाले केस में मैंने यू लिया इधर, ए लिया मैंने इधर पीछे, तो ये वाला कण पहले क्या करेगा? ऊपर जाएगा सीधा, फिर वेग को 0 करता हुआ फिर कहां आएगा? नीचे, एक ही दिशा में। अंत में आना उसको एक ही दिशा में। कहां पे आना है? एक ही दिशा में। ये तो चलेगा ही नहीं, ये चलेगा क्या? ये तो चलेगा ही नहीं, सीधा तो सब भागेगा, चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं। ओह वाह, वेरी गुड, तो कोई बात ही नहीं। ये चलेगा लेकिन सीधा, चलेगा लेकिन सीधा, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ठीक है, ये चलेगा लेकिन सीधा, लेकिन सीधा, और तब तक जब तक कि u0 न करे। मतलब पहले u इधर है तो इधर जाएगा, और जैसे वेग 0 हो जाएगा उसके बाद वापस एक ही दिशा में जाएगा, होगा सीधा। ठीक है बच्चों, अब ये वाला देखो, इस वाले केस में मैंने क्या करा? u तो दे दिया इधर, a दे दिया इधर। अब बोलो, अब मेरे लालो, अब बताओ इसमें कौन सा पाथ बनेगा? ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा? कौन सा वाला पाथ बनेगा? पहला वाला पाथ कि दूसरा वाला पाथ? बोलो बोलो, तो कौन सा पाथ बनेगा मेरे लालो? पहला वाला पाथ। क्यों? क्योंकि कण हमेशा एक ही दिशा में ही आता है। अंततः कण को शांति कहाँ मिलती है? अंततः कण को शांति एक ही दिशा में ही आके मिलती है। ठीक है बच्चों, समझ आया ये चीज? ओके, तो एक ही दिशा की तरह इस साइड ना, तो
ए की दिशा में आ गए ना पहला। ठीक है बच्चों, चलो तो ये तो गए मेरे पास कण की दिशा। तो इसका मतलब कण की स्थिति क्या होती है जब ए नियत है। जब किसी कण पे ए नियत है तो उसकी दो ही स्थिति होंगी, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर वो पैराबोला, या वो कैसे बनेगा पैराबोला। पैराबोला कंडीशन ये। ओके बच्चों, समझ में आ गई चीज। चलो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको हम निकालते हैं। अब बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की। बच्चों देखो, कार्य हमेशा किसी ना किसी बल के द्वारा किया जाता है। यदि मैं संरक्षी बल के बारे में की बात करूं और असंरक्षी बल के बारे में बात करूं, संरक्षी बल वो ही पेरेंट्स की तरह काम करवाते हैं अपन से जो बहुत सीधे होते हैं, है ना, जो अपन को कुछ कहते नहीं है ना। पॉकेट मनी जब मांगोगे जब वो दे देंगे, ऐसा संरक्षी बल होता है। तो संरक्षी बल के द्वारा कार्य हमको करवाना है। सबसे पहले क्या होता है संरक्षी बल, फोटो क्या होती है संरक्षी बल की। तो देखो मेरे बच्चों, संरक्षी बल होता क्या है, पहले चीज तो ये समझो कैसे अपन इसको निकालते हैं ना। तो संरक्षी बल जो होता है वो 3 शकल का होता है। कितने शकल का होता है? 3 शकल का। एक तो नियत बल, सारे जितने भी नियत बल होते हैं सब क्या होते हैं? संरक्षी बल। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैंने आपको दिया F बराबर 2 न्यूटन, ठीक है, तो ये है नियत बल। मैंने आपको दिया F बराबर 3, तो ये सब नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों। अच्छा ए ना देंगे, अच्छा ठीक है, चलो 3 नहीं दे देते हैं ना, 3 न्यूटन, तो ये तो गए नियत बल। ठीक है। उसके बाद दूसरा अपन बात करेंगे कौन सा, एक ही दिशा में वेरिएबल फोर्स। एक ही दिशा में वेरिएबल फोर्स का उदाहरण जैसे मैंने आपको दिखा, F बराबर एक्स आई कैप, ये लेगा। ठीक है बच्चों, F बराबर एक्स आई कैप, तो आई यानी एक ही दिशा में x। ठीक है, क्या मैंने लिखा F बराबर 2i कैप प्लस के 3j कैप। तो एक ही दिशा में नियत है, एक ही दिशा में क्या है? नियत है। तो ये कौन से बल चलाएंगे? एक ही दिशा में वेरिएबल फोर्स। तो ये सभी टाइप के फोर्स कौन से फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों। अब एक आता है परफेक्ट डिफरेंशियल। तो परफेक्ट डिफरेंशियल ये फोटो है बच्चों, इस टाइप के फोर्स जो होते हैं ना उनकी फोटो। तो परफेक्ट डिफरेंशियल फोर्स, तो जैसे मैंने लिखा F बराबर x² y i कैप प्लस एक्स वाई है ना, x² y y x, ऐसा कुछ दिया है ना। देखा, चलो इसको बनाए लेते ना परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा F इज इक्वल टू x² y प्लस 2xy, ये ठीक है बच्चों। तो ये 2 और yx, तो ये हो जाएंगे परफेक्ट डिफरेंशियल। अच्छा, एक टाइप का जो फोर्स होता है जिसे हम बोलेंगे असंरक्षी बल। क्या बोलेंगे अपन उसको क्या बोलेंगे? असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल किस टाइप का? जैसे F बराबर मैंने दिया y i कैप, तो जो I में y चेंज हो रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। तो I में y चेंज, अब देखो आप इसमें बोलोगे I का I के कोरस्पॉन्डिंग ही चेंज हो रहा है बच्चों। x में x I को ही रिप्रेजेंट करता है ना, ये चीज ध्यान से समझना। आपसे बोला कि दिशा तो आपको दे दी, I की चेंज आपको दे दिया y का, तो ये असंरक्षी बल होगा। संरक्षी बल सॉरी, ये क्या होगा? असंरक्षी बल होगा, संरक्षी बल नहीं होगा। ठीक है बच्चों। लेकिन अब देखो इसमें एक कांस्टेंट है, इसमें I बदल रहा है x के रेस्पेक्ट में, I j सब ये कांस्टेंट है एक ही दिशा में, और ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसकी बात करेंगे बच्चों पर, है ना। चलो बात करते हैं, लेकिन पहले देखो अपन जो कहानी अभी इस समय पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कूलाम बल की,
और कूलम्ब बल को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r के साथ 3 और r वेक्टर। तो बच्चों देखो ये जो r वेक्टर है ये क्या है, r के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट हो गया ना, ये एक ही बार। तो देखो ठीक है बच्चों, तो अपन इसको, ये कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया एक ही दिशा में वेरिएबल फोर्स। ठीक है बच्चों, अब इसको आई कैप जे कैप के कैप में भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन क्या समझ रहे हैं एक चीज कि संरक्षी बल की फोटो 3 प्रकार की होती है और इन 3 प्रकार के फोटो में एक फोटो अपने कूलम्ब बल को भी परिभाषित करती है, इसलिए कूलम्ब बल संरक्षी बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब इन तीनों का एक एक एग्जांपल लेके अपन करना चाहो तो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे तीनों का एक एक एग्जांपल लेके अपन आंसर निकालते हैं। कैसे अपन आंसर निकालते हैं, तो बच्चों देखो संरक्षी बल बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये अपन को निकालना है। तो बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का जो सूत्र होता है छोटा वाला, वो होता है W बराबर टोटल इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो ये होता है अपने पास कार्य। ठीक है, ये सूत्र होता है बल द्वारा। चलो पहला मैंने आपको दिया कि एक कण है आपके पास, ठीक है, और इस कण की पोजीशन आपको दे दिया 1 into 3 और इसको अपन को लेके जाना है कहां पे, 2 into 4 पे। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि इस पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू कितना बोलो, 2 न्यूटन। ठीक है, तो 2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस कण पे 2 न्यूटन का बल लगा है, तो यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है कि पोजीशन है 1,3, दूसरी पोजीशन है 2,4, यहाँ पे लेके जाना है ना, इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाना, और इस पे फोर्स लग रहा है, तो लग रहा है 2i कैप प्लस के 3j कैप। ठीक है, ऐसे, या मैं इसको लिख देता हूँ x का x में और y j का, ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तीसरा मैंने लिखा आपको कि एक कण है जिसकी पोजीशन 1,3 है, लेके मुझे 2,4 पे लेके जाना है, और इस कण पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है F बराबर x² y i कैप प्लस 2xy j कैप, ये वाला फोर्स इस पे लग रहा है ना। तो कितना कार्य हुआ यहां से यहां तक ले जाने में। अच्छा, चौथा मैंने आपको लिखा कि एक कण है 1,3 और कहां पे 2,4 पे इसको लेके जाना है, और इस पे फोर्स लग रहा है F बराबर y i कैप। अब देखो बच्चों, करते हैं बच्चों, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ ऐसे लेके जाऊँ, ऐसे लेके जाऊँ, ऐसे लेके जाऊँ, मुझे तो केवल ये मालूम। तो मैंने लिया RO W F कितना है 2 dx। तो देखो 2 वेक्टर तो 2 ही होगा कांस्टेंट का, dx वेक्टर 2 डॉट वो कुछ नहीं, तो dx वेक्टर, बस यही है, ये लिखूंगा। कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो 2, तो वाओ dx। अब dx वेक्टर क्या होगा बच्चों, देखो यहां से यहां तक विस्थापन, ये जो विस्थापन हो रहा है बच्चों, इस पूरे इलस्ट्रेशन में जो भी विस्थापन हो रहा है वो विस्थापन कैसा हो रहा है, 2 डायमेंशंस में, मतलब कि x में और y में, निर्देशांक के रूप में ना। तो जब भी आपको dx वेक्टर लिखना है, कार्तीय फॉर्म में dx वेक्टर लिखना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, dx i कैप प्लस dy j कैप। ठीक है, मिला लो। ये जी समय दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, ओके, और भी ऊपर लिख सकता हूँ। तो समझ में आया बच्चों, इस 2D की बात हो तो dx कैसे लिखना है, 3D की बात हो तो मिला लो कैसे लिखना है, तो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसे लिखना है। समझ में आया? चलो, तो इस dx वेक्टर को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे dx i कैप प्लस dy j कैप। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, देखो ये दो था, आई कैप जे कैप हो जाएगा, तो आई कैप डॉट आई कैप होता है ना, वो 1 हो जाएगा इस वाले केस में। तो 2 का आप अलग ले लो,
dx का इंटीग्रेशन अलग कर लो, dy का इंटीग्रेशन अलग कर लो। dx में विस्थापन 1 से कहां तक चले, 2 तक चले, और इस dy में विस्थापन 3 से लेके कहां तक चले, 4 तक चले। तो मेरे बच्चों आंसर हो जाएगा इसका 2 - 1 प्लस 4 - 3। तो कितना हो गया बच्चों, 2 में से गए 1 प्लस 4 में से 3 गए 1 1 2 4 जूल इज द आंसर। तो बच्चों ये वाले पेरेंट्स ने देखो इस वाले पेरेंट्स ने इस वाले कण को यहां से यहां तक जाने के लिए बोला तो इसने कार्य किया, और कितना कार्य किया, 4 जूल। अब बात करते हैं इस वाले पेरेंट्स ने इस वाले कण को सेम दूरी पे, देखो बच्चों आईआईटी की पढ़ाई मान लो, तो अलग अलग पेरेंट्स ने अलग अलग बच्चों से अलग एक ही आईआईटी की तैयारी करवाई, और किसने कितना कार्य किया वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब इसको निकालते में ला लो, इसमें क्या लिखोगे, W = इंटीग्रेशन f की जगह xi कैप प्लस yj कैप डॉट यानी अदिश गुणनफल, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, और dx को कैसे लिखोगे, dx को लिखोगे dxi कैप प्लस dyj कैप, ऐसे लिखोगे। लो w बराबर, अब देखो बच्चों इसका मुझे अदिश गुणनफल करना है, तो इसका अदिश गुणनफल इसके साथ करूंगा, i कैप डॉट i कैप हो जाएगा, तो ये जाएगा x dx। फिर इसका अदिश गुणनफल इसके साथ करूंगा, तो ये तो j है ना, तो j डॉट i 0 जाएगा। ऐसे dy का करूंगा इसके साथ तो 0 जाएगा, dy का इसके साथ, तो सेम मिल जाएंगे मेरे लालो, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर लो, तो x dx प्लस y dy हो जाएगा। x के लोग कहां से कहां तक चले हैं मेरे लोग, 1 से लेके 2 तक चली है, और 3 से लेके 4 तक चली है। तो w बराबर x² बटे 2, तो 2 बार आ जाएगा, x² बचेगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे ना इसका 1 से लेके 2 प्लस। अच्छा किन्हीं बच्चों को ये भी नहीं आ रहा तो बोल देना बच्चों, शर्म की बात नहीं है, देखो 3 से लेके 4 तक। अब वैल्यू रखो, तो बोलो 1/2, 2 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2, 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, तो 4 में से 1 है तो 3/2 हो गया बच्चों, ये तो है ना, प्लस 16 में से 9 गए तो ये हो गया अपने पास 8। तो बच्चों 7 और 9 16, 7/2, तो 2 2 7 3 10 5, तो किसने कितना काम किया, 5। इसके पेरेंट्स थोड़े दमदार थे, तो इस वाले लाल ने कितना कार्य किया, 5 जूल कार्य किया, वही पढ़ाई करनी थी इससे। अब बच्चों इससे पास आओ, ये देखो ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना बच्चों, तो चीज नहीं, तो ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो ये आई के मैं सीधा लिखूं ना यहां से, देखो क्या है यहाँ पे तो आएगा x² y dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2xy और dy, ये गलत हमने कर दिया ना, यहाँ पे आना चाहिए था अपने पास dy, तो ऐसे करो इसको अपन ने छोड़, तो ये अपने पास क्या आएगा 2xy i कैप और x² j कैप, ये आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके पेरेंट्स ये है ना बच्चों, तो w बराबर कितना जाएगा इसका, w बराबर जाएगा मैं लगा 2xy dx है ना, प्लस इंटीग्रेशन, और ये कितना जाएगा x² dy। अब बच्चों देखो, अब इसमें अपन कैसे करेंगे, dx का समाकलन xy के साथ ऐसे तो नहीं करना होगा, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, w बराबर इसको वापस से मिला दो 2xy dx प्लस x² dy। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन गया x² y का, चेक कर लो बच्चों ये बन गया। तो अब यहाँ कितना जाएगा x² y, और इसमें मान देंगे x की जगह कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो x चेंज हो रहा है x के अकॉर्डिंग, y चेंज हो रहा है y के अकॉर्डिंग, तो बोलो क्या करोगे, तो ये मान है कितना 1 से लेके 3, और ये मान है कितना 2 से लेके 4, तो x में चेंज, तो 2 में से 1, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 4 में से गए तो 3 बचेगा, है ना बच्चों। देखो पहले कुछ लिमिट रखी अपन ने x की, 2 का स्क्वायर 4 - 1, तो कितना जाएगा 3,
ऐसे यहाँ पे वाई 4 में से 3 गए तो ए, तो कितना हो जाएगा ये 3 जूल। तो इस वाले बच्चे ने कितना काम किया 3 जूल। तो सेम काम करने के लिए सेम वर्क मतलब सेम जो एक्टिविटीज थी यानी जे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसने कार्य किया 4 जूल का, इसने कार्य किया 5 जूल का और इसने कार्य किया 3 जूल का। तो सबसे कम किसने किया इस वाले। इसमें तो आपसे इसका समझ में आया बच्चों। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में कैसे कैसे वर्क की पहचान करनी है अब अपन आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो वो अपन कल पढ़ते हैं। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।